नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग जर्नी क्लास 10th। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 3, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको मतलब मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में भी। तो आज हम करेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और बाकी सब मतलब कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो तो आपने सीखा है। पर अगर दो लीनियर इक्वेशन और उससे हमें चीज़ें निकालने हो, दो वेरिएबल निकालने हो, मानो जैसे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो हमें कैसे निकालना है उसके लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। आज हम उनमें से एक मेथड करने वाले हैं, साथ साथ थोड़ा और हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, आपके में ग्राफिकल मेथड आ रहा होगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को हम आज ना करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। बट एक बात है जो मैं कहूँगी आपको जाननी ज़रूरी है, जो सबसे पहले हमें चाहिए करना है। मानो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने सिलेक्ट कुछ और कर रखा है, ठीक है। मानो अब हमारे पास एक क्या लिखते थे हम, 2x + 4y = 3 ऐसे करके कोई इक्वेशन है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे इसे इस तरीके का बनाना है कि सामने उस साइड राइट हैंड साइड कुछ भी ना रहे। तो ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 होकर उधर 0, सामने वाली साइड 0 बन जाए। अब मेरे पास जो जो यहाँ पर है मैं उससे काम निकालूंगी, यानी कि x के बगल में जो है मैं उसे a कहूँगी, y के बगल में जो है मैं उसे b कहूँगी, और जो अकेला चीज़ है उसे मैं c कहूँगी। ओके। अब अगर ऐसी ही बात मैं दो इक्वेशन की कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 4y - 3 = 0 एक इक्वेशन है, एंड 4x + 3y प्लस का 4 = 0 करके दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन मुझे सारे वंस दे देगी, दूसरी वाली इक्वेशन मुझे सारे सेकंड्स दे देगी। तो यहाँ से मुझे a1 क्या मिल जाएगा और यहाँ से मुझे a2 क्या मिलेगा। सबसे पहले वो लिखते हैं। a1 मिल गया 2 जो x के बगल का है, और यहाँ पे a2 जो है वो भी x के बगल का ही है, ले लिया। ऐसे ही b1 b2 क्या हो जाएगा, जो जो y के बगल में, यहाँ पे y के बगल में 4 है, यहाँ पे 3 है। एंड ऐसे ही c जो अकेले अकेले हैं, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे बस 4 है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, इससे मुझे क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने बुक खोल रखी है, उसमें वही टेबल खोल रखा है जिसकी मैं आपको समझाने वाली, जिसके बारे में। तो चीज़ें हम बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे कि अब मैं आपको बताने जो वाली हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब मानो कि आपने जो a1 a2 a3 निकाल लिए, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 निकाल लिए, उसके बाद इसका यूज़ कहाँ आने वाला है। ये चीज़ सिर्फ एक चीज़ निकालने में यूज़ होगी आपके, अगर ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको लाइंस बताने के लिए कैसे बताएगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कितने सॉल्यूशंस बनेंगे वो बताने के लिए कैसे निकालेंगे। आपके a1 a2 अगर मानो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ही नहीं आता, तो c1 तक तो पहुंचना भी नहीं है। a1 मतलब पहली वाली पेयर बराबर ही नहीं आती है, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, उस टाइम पे कह देंगे। अभी हम सिर्फ एक चीज़ सीखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा यूनिक बनेगा। यूनिक मतलब कि एकदम अनोखा सॉल्यूशन, इसके जैसा और कोई नहीं होगा, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला काम हो गया, ठीक है। कितने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा और वो भी यूनिक बनेगा। नेक्स्ट अगर हम लें कि मानो अब हमारे तीनों ही जैसे a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो गया, और c1 बटा c2 के बराबर, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तब क्या कंडीशन कहती है, तब कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, बहुत सारे, ठीक है। इतने सारे सॉल्यूशन बनेंगे कि हम कैच ऑन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक और कंडीशन आती है, मानो a1 a2 b1 b2 के तो बराबर है, बट c1 c2 तक तो बराबर नहीं रहे। तो इस टाइम पे देखो सीधे कह देना, यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, यहाँ पे तो 0 सॉल्यूशन बनेंगे। अब जहाँ पर एक भी मतलब इतना सा भी सॉल्यूशन बन जाता है ना, उसे हम कह देते हैं कंसिस्टेंट, और जहाँ पे बनता ही नहीं है कोई सॉल्यूशन तो वो हो जाता है हमारा इनकंसिस्टेंट। तो थोड़ी बहुत बातें मैंने बता दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे आना है। पर उससे पहले, जैसे मैंने बोला, आज हम ग्राफिकल नहीं, आज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तो वहीं चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड
कैसे करेंगे? अब आपको ये चीज़ थोड़ी ग्रैब हो गई हो, इसको आपने अपने नोट में उतार लिया हो, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। एक क्वेश्चन को समझना सीखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है वो लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। चीज़ समझ में आ रही है? मतलब निकालना क्या है? निकालने हैं आपको वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर कोई से भी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है बट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। मेरा फेवरेट तो भाई एलिमिनेशन मेथड है, बट सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकल भी बहुत मस्त है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मेरा सेकंड फेवरेट है, ग्राफिकल थर्ड फेवरेट है, क्योंकि इसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह बनता है ना, दैट्स इट। बाकी हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मानो कि मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी है जो हमने साइड में देख ली। ठीक है, मैं इसे साइड में कर लूँ जरा। 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। अब जरा इसे हटा देते हैं और अब अपने तरीके से करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला काम मैं क्या कहूँगी कि आपको सबसे पहला स्टेप 1 क्या लेना है, आपको चेक करना है सॉल्यूशंस कितने बनेंगे। तो हम सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या आ जाएगा? 7/1। फिर हम निकालेंगे b1/b2, वो क्या आ रहा है? -15/2। और फिर हम निकालेंगे c1/c2 जो आ रहा है -2/-3। 2 से और माइनस से माइनस कर दिया तो 2/3 आ गया ये। तो सिंपल क्या हो जाएगा इसका, मतलब ये क्या बन गया? 2/3। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि इसके सॉल्यूशन चेक करने को देखना है मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे क्या a1 और b1 वाली ये जो लाइंस है एज एंड बीज, क्या वो बराबर है? तो ये देखो, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि ये दोनों तो बराबर नहीं है। और जब हमने पढ़ा था कि जब पहली ही पेयर बराबर ना हो तो हमारा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि एक ही सॉल्यूशन बनेगा। अब हम आएंगे स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है कि इसको पहले नेम दे दो 1 नंबर, इसको नेम दे दो 2 नंबर। ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, x या किसी y, किसी एक वेरिएबल को निकालेंगे। तो मैं क्या कहती हूँ, x को निकाल लेते हैं। 7x लिख लिया, 2 + 15y हो गया, और ये 7 हट के ये भी हटाओ, ये 7 हट के हमारा बन गया, नीचे आ गया, तो ये बन गया मेरा x की वैल्यू। कैसे निकाला, यहाँ के -15 उधर जाके +15 हो गया, और जो 7 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। इसे हम नंबर दे देते हैं, मैं तो रोमन नंबर में लिख ही नहीं रही थी, इसे हम नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना आगे और शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले आपको किसी भी एक इक्वेशन से, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू निकली, जैसे आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो, सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली थी तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 to 2। हम क्या करेंगे, इसे 3 वाली वैल्यू को 2 वाली वैल्यू में पुट करेंगे। अब 2 वाली थी क्या, सबसे पहले वो लिखना है, x + 2y = 3। अब x की जगह मैं वो वैल्यू डालूंगी जो मैंने अभी निकाल ली, तो 2 + 15y / 7 + 2y = 3। अब इतना निकालने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं कहूँगी एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मतलब है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 7। अब इधर तो वही चीज़ रहेगी, 2 + 15y, और यहाँ पे 7 2 जा करेंगे तो 14y हो जाएगा, = 3 का 3। अब जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, और ये दोनों प्लस हो सकते हैं। y की टर्म्स, मतलब वेरिएबल की टर्म वेरिएबल में प्लस माइनस हो सकती है, बट नंबर को हम प्लस माइनस नहीं करते हैं। तो 15 और 14 हो गए 29y, और प्लस में 2, और सामने हो गया 7 3 या 21। अब ये जो +2 है वो भी उधर जाके माइनस का 2 बन सकता है, तो इसको भी हटाया यहाँ से हमने। ठीक है, माइनस का 2 करा, और यहाँ पे आ गया हमारा 21 + 2 के 19। तो 29y = 19। y की वैल्यू आ गई हमारी, ये बटे में चले जाएगा दिस। अब एक वेरिएबल के निकल गई ना, अब हम इसी वेरिएबल को स्टेप 4 में पुट करेंगे। कहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ y इन 3। अब हम 3 में पुट कर देंगे, तो x क्या आ गया था, 2 + 15 टाइम्स y / 7
यही कुछ आया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम y की जगह वही लिख देंगे जो हमारा आ गया, 15 टाइम्स y अपॉन 7। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना ज़रूरी है क्योंकि बिना उसके तो नहीं होगा, और थोड़ा एलसीएम भी लेना पड़ेगा। सो 2 × 29 प्लस 15 × 19 अपॉन में 7 × 29, ये हमने कर लिया एलसीएम। ठीक है, अब 229 का क्या होता है 58, प्लस करेंगे एंड लिखेंगे 15 × 19 क्या होता है 285। ये साइड में आप कर करके देख सकते हैं। ठीक है, और 729 से 29 7 जा होता है हमारा 203। अब जब हम ऊपर वाले को नॉर्मली प्लस कर लेते हैं, आंसर क्या बन जाएगा 58 प्लस 285 इज़ 343। वैसे हमें काटना ज़रूरी नहीं था इतना भी, बट ये सॉरी हमने तो मल्टीप्लाई कर ही लिया ना। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो ज़रा हमारा आंसर क्या बनेगा। हम एक काम करते हैं, तो कभी कभी वर्क नहीं करता। ठीक है, हम इसे वापस से यही लिख लेते हैं क्योंकि मुझे पता है इसका क्यूब होता है। तो ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया, ये कितने पे आ गया 49। सो द आंसर इज़ 49/29। और तो ये कटेगा नहीं, तो सिंपली हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे 4 स्टेप्स में हमने कवर कर लिया। और कई बार पता है, अब सॉल्यूशन के ऊपर है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा ना। देखो मैं बताती हूँ, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है तब तो आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना है, मतलब जब तक x और y की वैल्यू नहीं निकल आती है, वो तो आपको करना पड़ेगा जब यूनिक सॉल्यूशन आए, जैसे हमारा अभी आया था। बट अगर हमारी सेकंड क्या था, अगर हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपको सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना और फिर लिख देना कि देयर आर सो मैनी वैल्यूज, देन तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आपको नो सॉल्यूशन दिखाना है तब तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा नो सॉल्यूशन कवर हो जाता है और यहाँ तक हमारा इनफाइनाइटली। इसके आगे आपको पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो दिखा दिया वो यहाँ तक आपको पूरे नंबर दे देगा। यूनिक सॉल्यूशन होता है जो आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ तक कवर होने के बाद चलो हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और सिचुएशन हमारी ग्रैब हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। 19/29 जैसा मैंने लेके आई थी, और x आ गया 49/29, आ गया आंसर यहाँ तक। अब एक बार और करते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को करना सीख जाओ। और एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बढ़िया, और वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सिंपल भी होती है और इजी भी होती है। कहाँ गई हमारी वर्ड प्रॉब्लम, ये रही एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, क्या कहता है, सॉल्व द क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुम जितने साल की थी ना उससे मैं 7 टाइम्स बड़ा था, मतलब वो जितने भी साल की होगी उससे वो 7 साल और बड़ा है। तो 7 साल पहले, तो देखो अगर मैं आफ्ताब की बात करूँ, उसने अपनी बेटी को कहा है। ठीक है, आफ्ताब की एज को मैं x ले लेती हूँ एंड डॉटर की एज को y ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 साल पहले, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 7 साल पहले की बात है तो x में से भी तो 7 जाएगा, उसकी भी एज अभी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब 7 साल पहले मतलब उसकी प्रेजेंट एज से 7 साल माइनस, उसने क्या बोला, वो 7 टाइम था अपनी बेटी के 7 साल पहले से। तो ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसे और खोलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 7/-49, और इसे और खोलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा x - 7 एंड 49 - 7 क्या हो जाएगा प्लस का 42 = 0। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन विद द फर्स्ट क्लू। क्लूज़ मिलेंगे आपको हमेशा, 2 तो क्लू मिलेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन ही 2 बननी चाहिए। फिर वो कहता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब वो आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो उसके प्रेजेंट एज से 3 साल जोड़ देंगे। फिर वो क्या कहता है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, वो उसकी एज से 3 times और बड़ा हो जाएगा, मतलब कि 3 times। ठीक है, ऐसा हो जाएगा केस। इसे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, x
माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी दो इक्वेशन बनी है ना, वो हमें मिल गई हमसे। ठीक है, अब वो कहता है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली दिखाओ और सॉल्व करो विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशंस तो दिखा दी हैं, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। चलो अपने फर्स्ट मेथड लगाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाते हैं, जो हमें क्या बताता है कि सबसे पहले मुझे स्टेप 1 लेना है। क्या a1 बाई a2 निकालूं, b1 बाई b2 निकालूं, c1 बाई c2 निकालूं। ठीक है, तो देखो ज़रा आंसर क्या बनेंगे। 1 बाई 1 माइनस 7 बाई माइनस 3 जो कट के ये बन जाएगा, एंड 42 अपॉन में माइनस का 6 जो कट के क्या आ जाएगा 7 बाई 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी चीज़ किसी से मैच ही नहीं हो रही है। दैट मीन्स फिर से क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो हमें उसके सॉल्यूशन तक तो एंड तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। स्टेप 2 करते हैं, जो हमें कहता है कि किसी भी इक्वेशन को लेके मैं एक वेरिएबल को निकालूं। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू निकाल लूँगी, जो क्या आ जाएगी 7 बाय माइनस का 42। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है फर्दर। कैसे करेंगे, अब इस वाली को हम थर्ड ले लेते हैं, एंड इस थर्ड को पुट थर्ड इन सेकेंड। सेकेंड में इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला था, अब हम सेकेंड में ये चीज़ पुट कर देते हैं। तो पहले हम सेकेंड की इक्वेशन लिख लेंगे, अब मैं सेकेंड में पुट कर दूंगी। सेकेंड में करने के बाद हमारा y निकल आएगा। ये हमारी सेकेंड मतलब थर्ड से जो बना था वो आ गया x की वैल्यू, ये फिर y जो और जो 6 लिखा था वो चीज़ें हैं। अब मैंने क्या बोला, y से ही y प्लस माइनस हो सकता है, तो नंबर से नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 7y में से 3y गया, तो क्या बचा हमारे पास 4y, एंड सामने ले लेते हैं 42 प्लस 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का 40 तो वो उधर जाके 42 बन जाएगा, और माइनस 6 से उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। तो 42 और 6 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 48। सो y की वैल्यू क्या आ गई 48 बाई 4 करेंगे तो 1, एंड ये आ जाएगा हमारा 1 एंड 2 12। सो y आ गया 12, यानी कि डॉटर की प्रेजेंट एज 12 है। उसके बाद वो कहता है अब मुझे x भी तो निकालना पड़ेगा। x क्या था, स्टेप 4 करेंगे। x क्या है, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड वाले में पुट करना है। तो क्या थी हमारी थर्ड, वो जल्दी से आप लोग पुट करो, तब तक मैं ढूंढती हूँ थर्ड क्या थी। ये रही x इक्वल्स टू 7y माइनस का 42। 7 टाइम्स y, क्यों ना मैं इसमें से 7 को कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा y माइनस 6। और अगर हम करेंगे तो 7 में 12 माइनस 6 हो गया, 7 इंटू 6 42। तो हमारा आंसर क्या बन गया कि पापा की एज तो अभी प्रेजेंटली 42 है एंड बेटी की एज प्रेजेंटली 12 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे सब्स्टिट्यूशन से आप इतने ईजिली सॉल्व कर सकते हो। हम चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, और देखना ये और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ज़रा एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। इन अ शॉप, एक शॉप है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 2 आइटम्स दिए होंगे, उन दोनों को एक एक वेरिएबल मतलब दे दो। ठीक है, तो एग्जांपल 6 करते हैं। मैं इसने पेंसिल और इरेजर का नाम लिया है। ठीक है, तो ये 2 ही आइटम है ना, इन दोनों को x और y ले लो, फटाफट वाला काम हो गया। अब उसने बोला कि 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर ₹9 के आ रही है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 का आ रहा है। फिर वो कहता है 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज़ 18। 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज़ 18। कैसे बनाइए, उसने साफ साफ यही बोला, तो हमने इसमें पुट कर रहे हैं। हमने पेंसिल को ले लिया, इरेजर को ले लिया, फिर उसने बोला 2 पेंसिल है तो हमने 2x लिख दिया, 4 पेंसिल है तो हमने 4x लिख दिया। इसी तरीके से कैरी ऑन करा, और इन दोनों की कॉस्ट की मिला के हमने इक्वेशन बना ली। अब वो कह रहे कॉस्ट निकालो सिर्फ एक पेंसिल और सिर्फ एक इरेजर की। तो ये क्वेश्चन आप देखो नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आ सकता है इस तरीके से, और आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए पेपर की वजह से। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपना स्टेप 1 लेंगे और फटाफट करेंगे। अब ठीक है, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 9/18। अब देखो सब के सब लोएस्ट फॉर्म में जा सकते, तो हमने लोएस्ट फॉर्म में ला के देते। 1/2 बन गया, 1/2 बन गया, ये भी 1/2 बन गया। अब मैंने क्या बोला था कि जब ऐसी कंडीशन हो कि पहला, दूसरा और तीसरा एक दूसरे के बराबर हो तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
तो हमें ना ये ज़्यादा आगे तक दिखाना ही नहीं होता, हमें सिर्फ स्टेप 2 तक जाना होता है। ठीक है, स्टेप 2 क्या था कि फ्रॉम, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, और अगर मैं इस 2 को भी हटा दूँ यहाँ से, यहाँ ले आऊँ, तो ये बन गया मेरा आंसर। यहीं तक करना होता है, इसके आगे नहीं लेके जाएंगे, सीधे लिख देना बिकॉज दिस हैज़ सो मैनी मतलब सॉल्यूशंस वी कैन नॉट सॉल्व फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू। हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम किसी की यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते इस वाले का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इसीलिए वी कैन नॉट फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेज़र। ठीक है, इतनी बात है जो यहाँ पे लिखी भी हुई है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई। वाई की जितने भी वैल्यूज़ होंगी सबके लिए ट्रू हो जाएगी। इसलिए वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ इरेज़र एंड बिकॉज दे आर सो मैनी कॉमन सॉल्यूशन टू द गिवन सॉल्यूशन। देखो, हमने एक और टाइप का क्वेश्चन कर ही लिया। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, ये आई गेस मैं लास्ट ही लूँगी इसके बाद, क्योंकि एक्सरसाइज है एंड आई विल गिव यू दैट एज अ होमवर्क, क्योंकि वो आनी ज़रूरी है। देखो, वीडियो सब दिखा रहे हैं आपको, लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे सब मिल रहे हैं, पर आपको उसके बाद खुद से करना आ रहा है कि नहीं वो डिपेंड करता है। आपको खुद से आना चाहिए करना। सो 3.2 करो, नहीं आता है तो दोबारा समझो कि क्या कैसे हमें फॉरवर्ड वे में बढ़ना है। रुकना नहीं है जब तक एक्सरसाइज ख़त्म नहीं होती है। ब्रेक ले लो और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का ब्रेक लो, पर आज की आज ख़त्म करो। जिस दिन लेके बैठो उस दिन ख़त्म करो फटाफट वाला। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एग्जांपल नंबर 7 है, उसने बोला 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। क्या वो पूछ रहा है कि क्या विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के मतलब आसपास से गुजरेंगी। इसके लिए क्रॉस करने के लिए हमें चाहिए होता है यूनिक सॉल्यूशन। एक दूसरे के पास से गुजरने मतलब वो एक कॉमन पॉइंट आएगा ना, कॉमन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन आना ज़रूरी है। तो क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उसके लिए हमें यूनिक सॉल्यूशन चेक करना है कि आएगा कि नहीं। बस इतना सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 तक भी पहुंच जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टेप 1 करा, इसने हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोला ही नहीं पहली बात, तो हम स्टेप 1 पे ही इसे सॉल्व कर लेंगे। सो a1/a2 करेंगे तो 1/2 हो गया, b1/b2 करा तो 2/4 आ गया, यानी कि 1/2 हो गया। c1/c2 करेंगे तो -4/-12 हो गया, जो कट कटा के 1/3 आ गया। अब हमारा फर्स्ट सेकंड मैच हो रहा है, बट थर्ड वाला मैच नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन। भाई इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो ये कैसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। सो दे विल नॉट क्रॉस ईच अदर। इतना सा ही क्वेश्चन था और दैट्स इट। अब हम थोड़े से मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी एक्सरसाइज कैसी है। बहुत ही सिंपल है, और मैं अगर मैं इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं इसे सॉल्व कर दूँगी हल्का फुल्का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। अभी के अभी इसको सॉल्व करने में आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूँगी, सॉल्व आपको ही करना है। जैसे कि आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका एलसीएम ले लो, जो 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 3 जा 9x हो गया, माइनस का माइनस 3 के टेबल में 2 पे आता है तो 5 2 जा 10 हो गया, y = -2। मुझे ना इसे लीनियर बनाना है, कैसी भी इक्वेशन हो। देखो डेसिमल वाली भी है और ऐसी भी है, तो आपको इसे लीनियर बना रहा है कैसे भी करके। और कैसे भी करके का मतलब है सारे मैथमेटिक्स यूज़ करके। ये जो बनी है ना हमारी इक्वेशन, आपको इस तरीके से लेके आनी है। सिमिलरली सेकंड वाली भी इसी तरीके से लेके आ जानी है। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं थोड़ा। मैं आपको देखो, आपको स्टेप्स पता है ना, तो आप आगे फर्दर कर ही लोगे सॉल्व। आपको सिर्फ आइडिया लगना चाहिए कि चीज़ पहुंच कैसे रही है वहाँ तक। आपको फिर भी नहीं लगता, आप कमेंट करो कि मैं फिर 3.2 पूरी की पूरी सॉल्व करके डाल दूँगी। ठीक है, कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करने हैं एट द टाइम ऑफ पेपर्स। पेपर के टाइम हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे कैसे आप क्वेश्चन अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचोगे एक एक करके, वो सब मैं बताऊंगी। आपको कमेंट करना है अगर आपको इसकी नीड है तो। बाकी अभी टाइम बचाते हुए हम ये वाला काम करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। उससे क्या बोला कि एक इक्वेशन दे दी ये वाली, एक इक्वेशन दे दी ये वाली। वो कह रहा है m निकालो अगर हमारा y = mx + 3 है। क्वेश्चन ऐसा आ भी रखा है पुराने PYQs में। करना क्या होगा, सिमिलर केस, वही फर्स्ट सेकंड डाल के आप इसमें से x और y दोनों की वैल्यूज़ निकालोगे और उन x और y को यहाँ पुट करके m की वैल्यू निकाली जा सकती है। ओके, तो दिस वन इज़ ऑल्सो दैट मच ईजी।
आपने पहले देखना है कितने सॉल्यूशन बनेंगे। सबसे पहला स्टेप याद रखना, ये 4 स्टेप सॉल्यूशन है, ठीक है, 4 स्टेप सॉल्यूशंस, ये सबके 4 स्टेप सॉल्यूशंस होंगे और आपको सबको तरीके से सॉल्व करना है, एक एक करके बस सॉल्व करते जाना है। लग के करोगे और प्रैक्टिस करोगे, आपके पास क्वेश्चंस बहुत होंगे ना, तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि कैसे आगे सॉल्व करना है, क्या उस टाइम पे अप्रोच रखनी है अपनी। सॉल्व करे बिना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होता मैथ्स को आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, उसे इस वाली चीज़ में पुट करोगे और हमारा आंसर निकल आएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज हमने सीख लिया कि कैसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, कितने मेथड्स होते हैं हमारे सॉल्व करने के तो इक्वेशंस को, वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया। अब बचे हैं 2 मेथड्स हमारे पास, ग्राफिकल एंड एलिमिनेशन, वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। बने रहिए, थैंक यू।